टुवानजी ने उसके द्वारा भेजी गई बुलेट स्क्रीन देखी, अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और विनम्रता से मना कर दिया। बॉस जुनलिन, मुझे माफ़ करना, हमारे यहाँ एक नियम है कि हमें दोस्तों को जोड़ने की अनुमति नहीं है। राजेश कुमार ने भौहें चढ़ाईं, उनके जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उसे आज इस दोस्त को जोड़ना ही था। क्या ऐसा कुछ है जिसे वह अपने धन बल से हल नहीं कर सकता? अगर है तो उसे दोगुना कर दें। स्वूश टिल्ड, स्वूश टिल्ड, स्वूश टिल्ड, डॉट 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 डॉट। लगातार 10 रॉकेट भेजे गए। पूरा लाइव स्ट्रीम रॉकेटों के विशेष प्रभावों से भरा हुआ था, जो स्क्रीन पर पूरी तरह से बमबारी कर रहे थे। धिक्कार है, यह एक बड़ा शॉट है। नीजेड के कौशल के साथ, क्या अभी भी बॉस उसे ले जाने के लिए दोस्त बनने के लिए कह रहे हैं? क्या ये सीधे बॉस को खाई में नहीं ले जाएगा? बॉस, मेरी तरफ देखो, मैं उससे अलग हूँ, मैं एक पेशेवर साथी हूँ, मेरा AWM कितना अच्छा है। मैं ऊपर गया और विज्ञापन भी दिया। ये तो हद हो गई, टुआनजी के सामने लोगों को छीनना। डॉट 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 डॉट। राजेश कुमार ने बुलेट स्क्रीन पर उन लोगों के संदेशों पर ध्यान नहीं दिया और टाइप करते रहे और दोहराते रहे, क्या मुझे एक दोस्त का स्लॉट मिल सकता है? टुआनजी के चेहरे पर अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। एक तरफ बॉस थे और दूसरी तरफ स्टूडियो के नियम, वह थोड़ी दुविधा में था। राजेश कुमार ने भी उसकी हिचकिचाहट देखी और उसने उपहार भेजना जारी रखा। उसने अपने फ़ोन स्क्रीन पर उपहार आइकन के पीछे जोर 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 पर टैप किया और लगातार उपहारों की संख्या बढ़ाता रहा। थोड़ी देर टैप करने के बाद उसे थोड़ी थकान महसूस हुई। उसने अपना हाथ उठाया, उसे हिलाया और दुखी होकर बड़बड़ाया, क्या इस ऐप को डिज़ाइन करने वाला व्यक्ति नंबर बदलने के लिए एक कुंजी नहीं बना सकता? मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह तब तक टैप करता रहा जब तक कि वह और टैप नहीं कर सका। उसने पहले ही उपहार की मात्रा को अधिकतम तक टैप कर दिया था। 99, स्वूश टिल्ड, स्वूश टिल्ड, डॉट 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 डॉट। 99 रॉकेटों की एक सतत धारा भेजी गई। प्लेटफॉर्म पर सभी लाइव स्ट्रीम को इन रॉकेटों के साथ भेजे गए खजाने के बक्से प्राप्त हुए। हर कोई इस लाइव स्ट्रीम में उमड़ पड़ा। वे खजाने के बक्से के लाभों का हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे। धिक्कार है, ये कौन बड़ा शख्स है, सीधे इतने सारे रॉकेट भेज रहा है? बड़े शॉट को देखने वाली पहली पंक्ति, क्या बड़ा शख्स अभी भी यहाँ है? खजाने के बक्से लेने आ रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। एक के बाद एक रॉकेट प्रभाव के साथ अधिक से अधिक लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए। राजेश कुमार ने टाइप करना और दोहराना जारी रखा। इसके बजाय ये चमकदार सुनहरी रोशनी की एक परत से सुशोभित था, जो चमक से जगमगा रही थी, बुलेट स्क्रीन की भीड़ के बीच आसानी से दिखाई दे रही थी। टुवानजी पहले से ही स्तब्ध था, अपने कंप्यूटर के सामने जम गया। नीजी, कृतघ्न मत बनो, जल्दी से बॉस को दोस्त के रूप में जोड़ें। जल्दी से ऐसे मजबूत पैर से चिपके रहो। बॉस जुनलिन, मेरी तरफ देखो, ये व्यक्ति अच्छे दिल को नहीं जानता, मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जोड़ूंगा, तुम जो चाहो कर सकते हो शर्मीली। नीजी, जल्दी करो और दोस्तों को जोड़ो। मैं बॉस को तुम्हारे साथ गेम खेलते देखना चाहता हूँ और बॉस की आवाज़ सुनना चाहता हूँ। राजेश कुमार ने देखा कि वह लंबे समय से नहीं हिला है और सोचा कि उसकी धनशक्ति अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची है। स्वूश टिल्ड, स्वूश टिल्ड, डॉट 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 डॉट। इस बार वह इतनी देर तक टैप करने में आलस्य कर रहा था, इसलिए उसने उन्हें एक एक करके भेजा। एक बार टैप करें, एक भेजें। पूरा लाइव स्ट्रीम रॉकेट के विशेष प्रभावों से भरा हुआ था, जो विशेष रूप से आश्चर्यजनक था। कुछ मिनटों के बाद वह उन्हें भेजते भेजते थोड़ा थक गया और रुक गया। उसने अपने थोड़े दुखते हाथ को हिलाया और टाइप करना जारी रखा, क्या मुझे एक दोस्त का स्लॉट मिल सकता है? उसका सुनहरे किनारों वाला स्पीच बबल बुलेट स्क्रीन के ढेर के बीच असाधारण रूप से विशिष्ट था, जिसमें केवल सफ़ेद अक्षर थे। टुवानजी ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और उत्साहित होकर कहा, बॉस जुनलिन, मुझे माफ़ करना, मैं आपके पैसे गिराने के पैमाने से डर गया था, मेरा आपको जवाब न देने का इरादा नहीं था। बॉस जुनलिन, कृपया मुझे बैकएंड में अपनी आईडी भेजें और मैं आपको जोड़ दूंगा। आईडी? राजेश कुमार थोड़ा उलझन में था। उसे अपना वीवी चाहिए था, इसका आईडी से क्या लेना देना था? उसने टाइप किया और पूछा, कौन सी आईडी? मुझे वीवी चाहिए। टुआनजी दंग रह गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलतफहमी में था। मुझे लगा कि तुम मेरे साथ स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड खेलना चाहते हो। कृपया मुझे बैकएंड में अपना वीवी भेज दो, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा। वीवी? हे भगवान, बड़े शॉट को नीजी का वीवी आते ही क्यों चाहिए होता है? उनका रिश्ता क्या है? मेरे पास इतना बड़ा शॉट क्यों नहीं है? मुझे जलन हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। राजेश कुमार ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई। स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड खेलें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वह कुछ राउंड खेलकर देख सकता था। पिछली बार शीपा शीप खेलने के बाद से उसने ज़्यादा कुछ नहीं खेला था। राजेश कुमार ने टुआनजी की प्रोफाइल तस्वीर पर क्लिक किया, फिर मैसेज पर क्लिक किया और उसे अपना वीवी भेज दिया। फिर वह लाइव स्ट्रीम पर लौट आया।
स्वूश टिल्ड, डॉट। 10 और रॉकेट भेजे गए। राजेश कुमार ने लिखा, भेज दिया गया। मुझे भी जोड़िए, हम कुछ खेल खेल कर देख सकते हैं। टुआनजी ने चापलूसी से कहा, ठीक है बॉस, मैं आपको तुरंत जोड़ दूंगा, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। उन्होंने बैकएंड में राजेश कुमार के वीवी दोस्त को जोड़ने के लिए लाइव स्ट्रीम को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। जब स्क्रीन काली हो गई तो बुलेट स्क्रीन पर निराशा छा गई और विलाप की आवाज़ें गूंजने लगीं। नीजी, तुम बहुत ज़्यादा हो। अगर तुम्हारे पास बॉस की वीवी है तो इसे सबके साथ साझा करो, इसे अपने पास रखने का क्या मतलब है? क्या ऐसा कुछ है जो मैं, एक प्रतिष्ठित वीआईपी, नहीं देख सकता? तुम्हारा क्या मतलब है? नीजी, लाइव स्ट्रीम बंद मत करो, मैं बॉस की वीवी भी जोड़ना चाहता हूँ। बुलेट स्क्रीन राजेश कुमार की वीवी के अनुरोधों से भरी थी। थोड़ी देर बाद तुवानजी ने आखिरकार लाइव स्ट्रीम फिर से खोली और कहा, बॉस, मैंने आपको जोड़ लिया है, कृपया स्वीकार करें, मैं आपको एक पल में आमंत्रित करूंगा। ये दृश्य देखकर राजेश कुमार अपने होठों को सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सके। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे धन बल से हल नहीं किया जा सकता है? नहीं, ये सही नहीं है। उसे अचानक अपने घटिया गेमिंग कौशल याद आ गए। अभी अभी आई मुस्कान उसके मुंह के कोनों पर जम गई। उसने लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या पर नज़र डाली और शक में पड़ गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या वह बाद में इतने सारे लोगों के सामने हर शॉट मिस कर पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अब समय आ गया था कि वह अपना सिस्टम फिर से बाहर निकाले। उसने मन ही मन कहा, सिस्टम, एक खजाने का डिब्बा खोलो। उसे याद आया कि सिस्टम ने पहले क्या कहा था, खजाने के डिब्बों से खुलने वाली चीज़ें हमेशा वही होती हैं जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो क्या उसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होगी? उसके मुंह के कोनों पर जमी मुस्कान फिर से सिकुड़ने लगी। राजेश कुमार ने सिस्टम पैनल खोला और खजाने के डिब्बे वाले सेक्शन पर क्लिक किया। लाल खजाने का डिब्बा, 500 नारंगी खजाने का डिब्बा, 200 पीला खजाने का डिब्बा, 50 हरा खजाने का डिब्बा, 30 सियान खजाने का डिब्बा, 8 चून की। उसे यही सबसे ज़्यादा चाहिए। तो क्या सिर्फ सबसे साधारण लाल खजाने का डिब्बा खोलना ही काफ़ी नहीं होगा? बोलना शुरू करते हुए उसने असमंजस में सोचा, सिस्टम, 50 लाल खजाने के डिब्बे खोलो। डिंग टिल्डर प्राप्त हुआ, कृपया एक क्षण रुको। डिंग टिल्डर खुल रहा है, कृपया एक क्षण रुको। सिस्टम से कुछ चंचल आवाज़ें आईं जो उसकी पिछली अलगाव की भावना से अलग थीं। वह फिर से सोचने लगा, उसे कभी न कभी सिस्टम से बात करनी ही थी। उसे सचमुच लग रहा था कि इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 5 लाल कीबोर्ड मिले हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको आपके संरक्षण के लिए 25 धन्यवाद मिले हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 19 लाल सेब मिले हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको एक उत्तेजक युद्ध क्षेत्र 98 के महारत कौशल मिला है। वह मदद नहीं कर सका लेकिन अपना सिर हिलाते हुए उसने उन वस्तुओं को देखा जो सिस्टम ने उसे दी थीं। इस प्रणाली के खजाने की छाती बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन सौभाग्य से एक 98 के कौशल था जो अभी भी बहुत अच्छा था। हालांकि एक अकेला 98 के पर्याप्त कैसे हो सकता है? अगर वह अन्य बंदूकों का उपयोग नहीं कर सकता तो वह कैसे खेल सकता है? जैसे ही वह खजाने की छाती खोलना जारी रखने वाला था तो वानजी ने आशंका के साथ आवाज में बात की, सावधानी से पूछा, बॉस जुनलिन, क्या आप अभी भी वहाँ हैं? नीजी, मुझे तुम्हारा ये रूप पसंद नहीं है, वापस मुड़ो। राजेश कुमार को याद आया कि जब उसने ये सुना तो उसने बहुत देर तक इंतजार किया था। उसने टाइप किया, 1 मिनट रुको, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। टुवानजी ने उदासीनता से सिर हिलाया, ये ठीक है, ये ठीक है। तुम आगे बढ़ो और अपना काम करो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फ़ोन करना। राजेश कुमार ने उसे बोलते हुए सुनने के बाद उस पर ध्यान नहीं दिया। वह सिस्टम से बात करता रहा। सिस्टम, 100 और लाल खजाने की पेटियां खोलो। उसने उत्तेजक युद्ध क्षेत्र में दिखाने के लिए और अधिक कौशल के लिए मन ही मन प्रार्थना की। दुर्भाग्य से कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 20 लाल कीबोर्ड मिले हैं। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको 50 मिले हैं। राजेश कुमार बाहर आई चीज़ों को देखकर हक्का बक्का रह गया। नहीं, क्या अब सिस्टम इतना खराब हो गया है? उनमें से आधे तो आपके संरक्षण के लिए शुक्रगुजार थे। हिम्मत कैसे हुई? कालाबाजारी भी ऐसे नहीं खोलती, है ना? अगर यही हाल रहा तो खजाने का संदूक खुलने की संभावना लॉटरी जीतने जैसी हो जाएगी। ये सोचकर उसने अब और ड्रॉ न करने का फैसला किया। सिस्टम की मौजूदा खस्ता हालत को देखते हुए उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। उसने अपना कंप्यूटर निकाला और सबसे पहले गेम डाउनलोड किया। काफ़ी इंतज़ार के बाद वह आखिरकार तैयार हो गया। फिर उसने लाइव स्ट्रीम पर ध्यान दिया और टाइप किया, मुझे आमंत्रित करें। टुआनजी ने उत्साह से कहा, ठीक है बॉस, मैं अभी आपको आमंत्रित करता हूँ। इतना कहते ही उसने देखा कि राजेश कुमार ऑनलाइन आ गए हैं और उसे आमंत्रित कर रहे हैं।
नमस्ते बॉस। राजेश कुमार ने सिर हिलाया और कहा नमस्ते। उसके बाद उसने अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। तोवानजी ने अजीब स्थिति को देखा और जारी रखा, बॉस आप कहाँ कूदना चाहते हैं? राजेश कुमार ने एक पल सोचा और कहा, चलो मिलिट्री बेस चलते हैं, वहाँ कई 98 के हैं। हा, लगता है बॉस भी तोवानजी का 98 के देखना चाहता है। क्या तोवानजी का 98 के विश्वसनीय है? वह 10 में से 9 शॉट चूक जाता है। वह बॉस को बार बार मरवा देगा। मिलिट्री बेस, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। वह थोड़ा घबराया हुआ है। तोवानजी ने अपना सिर खुजलाया, फिर खुद को संभाला और सिर हिलाया। कोई बात नहीं बॉस, मैं आपकी बात मानूंगा। चिंता मत करो, बस मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर वे तुम्हें मारना चाहते हैं तो उन्हें पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। खांसी खांसी। उसकी बात सुनकर राजेश कुमार खुद को कई बार खांसे बिना नहीं रह सका। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह युद्ध में जा रहा हो। वह कहे बिना नहीं रह सका। तोवानजी उस शब्द से थोड़ा उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि बॉस का क्या मतलब है। क्या वह उसकी तारीफ कर रहा था या व्यंग्य कर रहा था? बॉस के विचारों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश मत करो। तोवानजी ने हार मान ली। बॉस, मैंने आपको अपने साथ पैराशूट से उतरने के लिए आमंत्रित किया है, कृपया स्वीकार करें। हम उड़ान पथ मिलिट्री बेस के ऊपर से गुजर रहा था। हालांकि इस चक्कर में मिलिट्री बेस उड़ान पथ के बहुत करीब था और उसे पहले से ही अंदाज़ा था वहां ज़रूर बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसे बॉस के अनुरोध का पालन करना था। वह निर्णायक रूप से विमान से कूद गया और अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने आसपास की स्थिति का अवलोकन किया। हे भगवान, इस चक्कर में मिलिट्री बेस पर बहुत सारे लोग कूद रहे थे। बॉस, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बाद में मेरे पीछे आना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह अभी भी अनिश्चित है कि बाद में कौन किसकी रक्षा करेगा। तोवानजी राजेश कुमार को सी आकार की इमारत की छत पर ले गया। उनके साथ 2 और लोग भी उतरे थे। तोवानजी चिल्लाया, बॉस जल्दी से एक बंदूक उठाओ। राजेश कुमार ने चिल्लाने से पहले ही अपने बगल में 98 के उठा लिया था। उतरते ही 98 के। उसकी किस्मत खराब नहीं थी। तोवानजी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उसने एक पिस्तौल उठा ली। दूसरी तरफ किसी को असॉल्ट राइफल उठाते देख वह तुरंत चिल्लाया, बॉस जल्दी से इमारत से कूदो और भागो, उनके पास असॉल्ट राइफलें हैं। जैसे ही उसने चिल्लाया वह राजेश कुमार के सामने दौड़ा। उन्हें डर था कि राजेश कुमार को विरोधी मार गिराएंगे। बॉस, आप पहले जाए, मैं आपको पीछे से कवर करूंगा। राजेश कुमार ने एक भान उठाए। भागो। वह क्या है? वह शब्द उसके शब्दकोश में नहीं था। उसने अपने हाथ में बंदूक उठाई और विपरीत दिशा में 2 लोगों को निशाना बनाया। जब तुवानजी ने उसे इस तरह देखा तो उसका मुंह उसके दिमाग से तेज चला। बॉस, वे बहुत करीब हैं। 98 के बहुत उपयोगी नहीं है, हम उन्हें हरा नहीं सकते। बोलने के बाद तुवानजी को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था और जल्दी से इसे सुधारने की कोशिश की। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, वह अपने सामने के दृश्य को देखकर जम गया। राजेश कुमार ने 98 के पकड़ रखा था, अभी भी बिना स्कोप के। उसने अपने सामने 2 लोगों पर निशाना साधा। तोवानजी बिना सोचे समझे हकलाते हुए बोला, बॉस हम हैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं नहीं बॉस, आपकी निशानेबाजी बहुत अच्छी है। उसने जल्दी से एक और वाक्य जोड़ा जो उसने अभी अभी कहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। राजेश कुमार बिना कुछ कहे मुस्कुराया। सिस्टम द्वारा दिए गए कौशल बफ्स के साथ जिस क्षण उसने 98 के उठाया उसे लगा जैसे वह बंदूक के साथ एक हो गया हो। रोहन को निशाना लगाने की जरूरत नहीं थी, वह अपनी इच्छा के अनुसार चलता था। वह जहां भी मारना चाहता बंदूक उसका पीछा करती और सीधा वार करती। चलो चलते हैं, आपूर्ति की तलाश जारी रखते हैं। तोवानजी राजेश कुमार के पीछे पीछे चलता रहा, पीछा करते हुए और कहता रहा, बॉस मेरा इंतजार करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। यहाँ बहुत खतरा है। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आखिर कौन किसकी रक्षा कर रहा है? क्या आपने वो 2 गोलियां देखीं जो जून लिन ने अभी अभी चलाईं? देखते हैं, इंतजार करते हैं। उसे हैकिंग नहीं करनी चाहिए, वो तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। उफ। राजेश कुमार जोर से हंसे और चिढ़ाते हुए बोले, ठीक है तो फिर तुम मेरे पीछे पीछे चलो और मेरी अच्छी तरह से रक्षा करो। चिंता मत करो बॉस, मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। राजेश कुमार ने बेबसी से कहा, ठीक है ठीक है। इसके बाद वे इमारत में चले गए। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो फिर से खूनी लड़ाई होगी। ब्यूटिल्ड। कमरे में दाखिल होते ही उनकी नज़र किसी से पड़ी। तुवानजी चौंक गया और खुद को चीखने से नहीं रोक सका। दूसरी आवाज़, जाहिर है, राजेश कुमार के हाथ में मौजूद 98 के से आ रही थी।
राजेश कुमार ने अपने हाथ में बंदूक हिलाई और बेबसी से बोला, टुआनजी, क्या तुम थोड़ा कम नाटकीय नहीं हो सकते? मैं उस इंसान से नहीं, बल्कि तुम्हारी चीख से डर गया था। टुआनजी ने शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी, माफ़ करना बॉस। वो इंसान अचानक बाहर भागा और मुझे चौंका दिया। मैं अब अपना माइक म्यूट कर देता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको परेशान नहीं करूँगा। लेकिन बॉस, तुम तो कमाल हो। तुमने 98 के चलाना कहाँ से सीखा? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? लॉल, उसने अभी कहा था कि वह बॉस को उठाना चाहता है, अब वह उठाने के लिए क्यों कह रहा है? नीजी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अभी भी बॉस को क्यों उठाने दे रही हो? राजेश कुमार ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक वॉइस मैसेज चलाया। मेरे पीछे आओ, टुआनजी ने खुश होकर कहा। ठीक है बॉस, मैं आ रहा हूँ। आपको कौन से उपकरण चाहिए बॉस? मैं आपका लेवल 3 बैकपैक बन जाऊंगा। अभी नहीं, बस मेरे पीछे आओ। ठीक है। प्यार करता हूँ बॉस। आपके पीछे पीछे चलना कितना सुरक्षित लगता है। उफ। जब राजेश कुमार ने उसे यह कहते सुना तो उसने बेबसी से अपना माथा रगड़ा, अभी अभी खाया हुआ खाना लगभग हो गया। हे भगवान, यह आदमी वाकई बहुत मोटा है। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बस मुझे कुछ 7.62 मिलीमीटर की गोलियां और मेडिकल किट उठाने में मदद करो। और कुछ बेवकूफ़ी मत करो। ठीक है। ये कहने के बाद वह राजेश कुमार के पीछे पीछे उनके लेवल 3 बैकपैक की ओर चल पड़ा। बॉस, यहाँ एक M416 असॉल्ट राइफल है, क्या आपको चाहिए? जब तुवानजी ने एक अच्छी बंदूक देखी तो उसने तुरंत बॉस को बुलाना शुरू कर दिया। राजेश कुमार ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बॉस, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? उन्होंने आपूर्ति की खोज जारी रखी और राजेश कुमार ने बीच में एक और 98 के उठा लिया। तुवानजी ने उत्सुकता से पूछा, बॉस, आप 2 98 किलो सेकंड ले जा रहे हैं, क्या नज़दीकी मुकाबला थोड़ा मुश्किल नहीं है? राजेश कुमार ने एक भान उठाए और कहा, क्या आप भूल गए कि वे 2 लोग खेल की शुरुआत में और कमरे में कैसे मर गए थे? मुझे मास्टर की दुनिया समझ नहीं आती। राजेश कुमार ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, चलो मेरे पीछे उस ऊंची जगह पर चलो। हम वहां लोगों को मारेंगे। ठीक है, कौन सी ऊंची जगह? अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। राजेश कुमार उसे ऊंची जगह के नीचे ले गया और बोला, चलो यहीं चलते हैं। टुआनजी ऊपर देखते हुए स्क्रॉल करता रहा। ये काफ़ी ऊंचा है। बॉस, आप कमाल के हैं, आपको तो पता ही था कि यहाँ ऐसी जगह है। राजेश कुमार ने पलटकर जवाब दिया, क्या ये हमेशा से यहाँ नहीं था? क्या आप पहले कभी यहाँ नहीं आए? टुआनजी ने अजीब तरह से कहा, यहाँ रहा हूँ। हा, नीजी का असहनीय खेल इतिहास मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है। दर्जनों बार उसने हार नहीं मानी, हमेशा मिलिट्री बेस में कूद पड़ा और हमेशा तुरंत ही ढेर हो गया। मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, है ना नीजी? वहाँ छिपाने के लिए क्या है? सबको पता है। वे टावर की चोटी पर पहुंचने से पहले काफ़ी देर तक चढ़ते रहे। राजेश कुमार ने अपना 4x स्कोप पकड़ा और चारों ओर निशाना साधा, ये देखने के लिए कि आसपास कोई है या नहीं। बॉस, मेरे पास 8x स्कोप है, क्या आपको चाहिए? राजेश कुमार मुस्कुराए और पलटकर पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज़रूरत ज़रूर है बॉस। मैं अभी निकालता हूँ। इतना कहकर टुआनजी ने अपने बैग से 8x स्कोप निकाल दिया। राजेश कुमार 2-3 कदम चलकर 8x स्कोप उठा लाया। उसे 98 के से जोड़ने के बाद फिर से आसपास देखने पर 4x स्कोप से ज़्यादा साफ दिखाई दे रहा था। फुसफुसाहट टिल्ड, कुछ हुआ। उसके 8x स्कोप पर कुछ चमका। राजेश कुमार थोड़ा हैरान हुआ, इतनी जल्दी क्या हो गई? रोहन तो साफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने ढूंढना जारी रखा। आखिरकार उसे एक घर की दीवार के पास वह आदमी दिखाई दिया। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, वह सीधे अंदर चला गया। दीवार फांद गया। क्या अब धोखेबाज इतने ज़्यादा हो गए हैं? राजेश कुमार ने तुरंत उस जगह को नक्शे पर चिन्हित कर दिया। टुआनजी, इस दिशा पर नज़र रखने में मेरी मदद करो। अभी अभी कोई दीवार फांद गया है। टुआनजी ने शिकायत की, ये तो बहुत दिखावा है। ये गेम अभी कुछ समय पहले ही आया है ना? और इसमें तो पहले से ही चीटर्स मौजूद हैं। हाँ, तुम उसे देखो, मुझे बताओ वो किस तरफ से आता है। ठीक है, लेकिन ये चीटिंग बहुत घिनौनी है, ये गेम के अनुभव को बुरी तरह प्रभावित करती है। अगर बाद में और चीटर्स आ गए तो मुझे लगता है कि ये खेलना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। राजेश कुमार की आंखों में एक तेज चमक आ गई, कोई उनके गेम में चीटिंग कर रहा था। वो बाद में उसे सीधे बैन कर देंगे और सुरक्षा कमजोरियों को ठीक कर देंगे। हालांकि इस तरह से चीटिंग को पूरी तरह से रोकना मुश्किल लगता है। एक चीटर को बैन करो और वो बाद में नए चीटर्स बना लेंगे। उसने एक पल सोचा और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। बॉस,
दाईं ओर। वह दाईं ओर भागा, बहुत तेजी से। ये सुनकर राजेश कुमार ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी पिछली गति का अनुमान लगाते हुए अपनी बंदूक को रोहन की दिशा में घुमाया। उसने उसे ढूंढ लिया। ब्यूटिल्डर, एक गोली सीधे उसके सिर में जा लगी। हालांकि उसने लेवल 3 का हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए गोली सिर्फ उसकी टोपी से टकराए। वह अभी भी जिंदा था। उसने रोहन की दिशा में, जहां से उन्होंने गोली चलाई थी, एक गोली दागी। ब्यूटिल्डर, राजेश कुमार गिर पड़ा। बॉस, हिलना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये तुवानजी के चमकने का समय था, उसने बहुत उत्साह से कहा। पहले एक स्मोक ग्रेनेड फेंको, फिर मुझे बचाओ। ठीक है बॉस, संयोग से मेरे हाथ में एक स्मोक ग्रेनेड आ गया। ये कहकर उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका। तुरंत धुआं उठा और दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति की दृष्टि चली गई। तुवानजी 3 तेज कदमों में दौड़ा, नीचे झुका और राजेश कुमार को होश में लाने लगा। उसे होश में लाने के बाद तुवानजी ने अपने बैग से एक प्राथमिक चिकित्सा किट और 2 पेय पदार्थ निकाले। बॉस, ये रही आपकी दवा। ज़रूरत नहीं, मेरे पास है। अभी आप इसे रख लीजिए। ठीक है, तुवानजी ने कुछ निराश होकर जवाब दिया। अब तक धुआं भी छट चुका था। ब्यूटिल्डर, एक आवाज़ के बाद तुवानजी ज़मीन पर गिर पड़ा। बॉस, जल्दी से जाए, मेरी परवाह मत कीजिए। तुवानजी ने फिर से नाटक किया। हालांकि राजेश कुमार ने उसकी एक न सुनी। इसके बजाय रोहन ने आवाज़ के ठीक बाद रोहन की आवाज़ सुनी और एक और गोली चला दी। ब्यूटिल्डर, जुनलिन ने उसे गिरा दिया। ब्यूटिल्डर, राजेश कुमार ने उसे एक और गोली मार दी। जुनलिन ने मार डाला। हे, कितना घमंडी, उसकी पहचान असल में यही नाम है। राजेश कुमार पहले तुवानजी के पास गया और उसे उठाने में मदद की, फिर सीधे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन बदल दी। उसने अपनी बैकएंड परमिशन का इस्तेमाल करके उस आईडी को सीधे बैन कर दिया। शुक्रिया बॉस, शुक्रिया बॉस। बॉस, आपके हुनर कमाल के हैं, आप धोखेबाजों को भी मार सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इस गेम में कोई प्रोफेशनल लीग होती तो आप चैंपियनशिप ज़रूर जीत सकते थे। चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ शायद खेलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। राजेश कुमार ने अपने 98 के से आसपास का नज़ारा देखा और बेबसी से कहा। आसपास के सभी लोग शायद अभी अभी उस धोखेबाज द्वारा मारे गए होंगे। तुवानजी ने सुझाव दिया, ठीक है बॉस, आप यहीं रुकें और हिले नहीं, मेरा इंतज़ार करें। मैं एक कार ढूंढने जाऊंगा और बाद में आपको लेने आऊंगा। तुवानजी की पिकअप सेवा, ऑन कॉल और जानना चाहते हैं। वह भी काम करती है। वह स्वाभाविक रूप से किसी के लिए कार ढूंढने से खुश था, क्योंकि इसका मतलब था कि रोहन को हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। वह बस अपने 98 के से आलस्य से इधर उधर देखता रहा। बीप बीप बीप। थोड़ी देर बाद एक कार का हॉर्न बजा। राजेश कुमार ने अपने 98 के से नीचे देखा। तुवानजी की कार ठीक ओवरपास के नीचे खड़ी थी। तुवानजी ने उत्साह से कहा, बॉस, जल्दी से अंदर आइए। तुवानजी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बॉस, कसकर पकड़िए। चिंता मत कीजिए, मेरी ड्राइविंग बहुत स्थिर है। कैसी ड्राइविंग? क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? राजेश कुमार ने पलटकर जवाब दिया। अरे बाप रे, बॉस भी दिलचस्प इंसान हैं। मैं आपको अपना वीवी दे सकता हूँ, आप जितने चाहें उतने उधार ले सकते हैं। तुम लोग बहुत ज़्यादा हो। बॉस, मेरी तरफ देखिए, मेरे पास दर्जनों हैं। खांसी, खांसी। तुवानजी शर्मिंदगी में 2 बार खांसी, फिर जल्दी से प्रतिक्रिया दी। हम इस बारे में अकेले में बात करेंगे, ठीक है? राजेश कुमार ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। तभी उसने ऊपर से एक विमान के उड़ने की आवाज़ सुनी। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ टेढ़े किए। तुवानजी, विमान का रुख देखिए। चलो इसका पीछा करते हैं और रास्ते में एक एयर ड्रॉप लेते हैं। ठीक है बॉस, कृपया कसकर पकड़िए। हुश-टिल्डर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तुवानजी ने एक्सीलेटर बटन दबाया और विमान की दिशा में दौड़ा। कुछ ही देर बाद विमान से लाल धुआं उगलता एक एयर ड्रॉप गिरा। राजेश कुमार ने अपना 98 के निकाला और एयर ड्रॉप पर निशाना साधा। वह इसे पाने के लिए दृढ़ था। कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता था। ठीक इसी क्षण एयर ड्रॉप के दाईं ओर एक कार दिखाई दी। राजेश कुमार मुस्कुराए और अपने 98 के का ट्रिगर खींच दिया। ब्यूटिल्डर, इच्छानुसार एक गोली चली, सीधे चालक की सीट के सामने वाले व्यक्ति पर निशाना साधा। एक हेडशॉट। भौहों के बीच में जुनलिन ने देवा को नीचे गिरा दिया। ब्यूटिल्डर, उसने एक और गोली चलाई। जुनलिन ने देवा को मार डाला। तुवानजी ने बगल से आवाज लगाई, बिल्कुल बिल्कुल बॉस, अब भी कमाल के हैं, एकदम हेडशॉट। वे दोनों जल्दी से एयरड्रॉप लोकेशन पर पहुंचे, लेकिन राजेश कुमार को वहां जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने तुवानजी से कहा, तुम इसे उठा लो, मैं तुम्हें कवर कर लूंगा। ठीक है बॉस, मैं इसे तुम्हारे लिए उठा लेता हूं, तुम मुझे यहीं कवर कर लो। हे भगवान! एयरड्रॉप खोलने के बाद तुवानजी उत्साह में चिल्लाया, ये बहुत महंगा है। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 बैकपैक, 8x स्कोप और एक AWM और गिली सूट। बॉस,
मैंने ये सब आपके लिए उठा लिए हैं, मैं इन्हें बाद में आपको दे दूंगा। जब टुवानजी ने इन्हें देखा तो सबसे पहले उसके दिमाग में अपने बॉस जुनलिन का ख्याल आया। जुनलिन ने आई एम द ओनली प्रोफेट इन द एंटायर फील्ड को गिरा दिया। राजेश कुमार ने इस बार कोई मारक गोली नहीं चलाई, बल्कि अपने बगल में खड़े साथी पर निशाना साधा। अभी भी 2 लोग जीवित थे। एक व्यक्ति पहले से ही धुएं के ग्रेनेड फेंक रहा था। ब्यूटिल्ड, उसने निर्णायक रूप से एक और गोली चलाई। जुनलिन ने वोशे नुवु यूडू को गिरा दिया। राजेश कुमार का मुंह अनायास ही फड़क उठा। इन लोगों की पहचान, क्या ये अनुभवी वेयरवुल्फ किल खिलाड़ी नहीं हैं? जैसे ही उसने अपनी बंदूक आखिरी व्यक्ति पर तान दी, धुएं का एक बादल पहले ही उन्हें घेर चुका था। राजेश कुमार ने एक पल सोचा, फिर आखिरी गोली वोशे नुवु यूडू नाम के व्यक्ति पर चलाई, जहां वह गिरी थी उसके थोड़ा दाईं ओर। ब्यूटिल्ड, 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 लगातार 3 गोलियां 3 दुश्मनों के सिर काटती हुई। जुनलिन ने आई एम द हंटर विद द गन को मार डाला। जुनलिन ने वोशे नुवु यूडू को मार डाला। जुनलिन ने पूरे मैदान में एकमात्र पैगंबर को मार डाला। राजेश कुमार ने संतुष्टि में सिर हिलाया। बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। टुवानजी कार में लौट आया, राजेश कुमार की तारीफ करते हुए जल्दी से गाड़ी चलाकर चला गया। आखिरकार एयरड्रॉप अभी भी लाल धुआं उत्सर्जित कर रहा था और कई लोग निश्चित रूप से जल्द ही आ जाएंगे। ये बहुत खतरनाक था। बेहतर होगा कि भागो, बेहतर होगा कि भागो। बॉस, मैं आपको लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, गिली सूट और AWM दूंगा। ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा काम की नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो। एम्मा, उसकी बात सुनकर टीम सोच में पड़ गई। क्या ये वाकई बेकार है? लेकिन बॉस के दिखावटी खेलों को देखकर लग रहा था कि ये चीज़ें उसके ज़्यादा काम की नहीं हैं। लेकिन बंदूकें तो काम की होनी चाहिए, है ना? बॉस, क्या आपको AWM नहीं चाहिए? ये 98 के से बेहतर है। ये लेवल 3 के हेलमेट को एक ही गोली से उड़ा सकती है, लेकिन 98 के नहीं। उसकी बात सुनकर राजेश कुमार ने कहा कि रोहन बोलना नहीं चाहता। क्या उसे पता नहीं था कि AWM ज़्यादा ताकतवर बंदूक है? लेकिन वो तो सिर्फ 98 के चलाना जानता था, वो क्या कर सकता था? राजेश कुमार ने दांत पीसते हुए कहा, ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें इसे रख लेना चाहिए और खुद इससे खेलना चाहिए। ठीक है। रोहन उस्ताद की दुनिया नहीं समझता था। उसने अब और जिद नहीं की। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, इसलिए वह सड़क पर बेमतलब गाड़ी चलाता रहा। खैर, अब उनके पास किसी उपकरण की कमी नहीं थी, इसलिए कमरों की तलाशी लेने की ज़रूरत नहीं थी। वे बस सड़क पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। कभी कभार 1-2 लोगों से सामना होने पर राजेश कुमार सीधे अपना 98 के निकालता और उन्हें एक ही झटके में ढेर कर देता। रोहन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। एक गेम नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि वे सफलतापूर्वक शीर्ष 5 में पहुंच गए हैं। मैदान पर बचे हुए खिलाड़ी 12। उन दोनों को छोड़कर 10 दुश्मन थे। राजेश कुमार संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने मिनी मैप को देखा, उल्टी गिनती खत्म होने का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था कि आखिरी चक्कर कहाँ होगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 10 सेकंड की उल्टी गिनती आखिरकार खत्म हो गई। उसे मनचाहा नतीजा भी मिल गया। आखिरी चक्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पैदा हुआ। वह इलाका ऊंची इमारतों से भरा था, इसलिए 98 के अभी भी काफ़ी उपयोगी होना चाहिए। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने कहा, चलो सीधे रिसर्च इंस्टीट्यूट चलते हैं। हम एक इमारत ढूंढेंगे, ऊपर जाएंगे और छत पर ही रहेंगे। ठीक है बॉस। टुआनजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में गाड़ी चलाकर गया और दोनों एक दीवार फांदकर एक इमारत में पहुंच गए। राजेश कुमार के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने मिनी मैप पर पैरों के निशान देखे। सावधान, ऊपर पैरों के निशान हैं। ठीक है बॉस, मैं पहले जाऊंगा और लहर रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर मैं दौड़कर अंदर आ गया और मर भी गया तो भी तुम लड़ सकते हो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। टुवानजी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, किसी से टकराने के डर से। ये बहुत रोमांचक है भाइयों। मैं भी उनमें से एक हूं जो अंतिम चक्र तक पहुंच गया। हंसते हंसते लोटपोट हो गया। ये सब बॉस की बदौलत है। उसने तो ये भी कहा था कि वह बॉस को पहले ही उठा लेगा। क्या अंतिम चक्र तक पहुंचने का तुमसे कोई लेना देना है? अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो तुम मरने वाले हो। ब्यूटिल्ड ब्यूटिल्ड ब्यूटिल्ड। राइफल की आवाज़ों के बाद टुवानजी ज़मीन पर गिर पड़ा। ब्यूटिल्ड। राजेश कुमार ने भी एक गोली चलाई जिससे वह व्यक्ति तुरंत गिर गया। बॉस, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। तुम्हारी जान कितनी मोटी है। राजेश कुमार ने थोड़ी घृणा के साथ कहा, मेरा यौन रुझान बिल्कुल सामान्य है। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें अब और नहीं बचाऊंगा। मत करो बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह। राजेश कुमार आगे बढ़े और टुवानजी को ज़मीन से उठाने में मदद की। बॉस कमाल का है, बॉस बहुत ताकतवर है। बॉस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? छत पर।
छत से सबसे चौड़ा नज़ारा दिखाई देता है जिससे वे आसपास की हर चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब इस इमारत में कोई नहीं बचा था। उन्हें राहत मिली और वे सीधे छत की ओर चल पड़े। राजेश कुमार ने एक छिपने की जगह ढूंढी और अपने 98 के से चारों ओर देखा। मैदान पर अभी भी 8 लोग बचे थे। उन दोनों के अलावा 6 और लोग थे। उम्मीद है कि वे एक टीम नहीं थे। अगर किसी टीम में 4 लोग होते तो थोड़ी परेशानी होती। हो, राजेश कुमार को कुछ पता चला और उन्होंने एक सवालिया लहजा निकाला। ब्यूटिल्ड। बिना किसी हिचकिचाहट के जैसे ही रोहन को ये पता चला, उसने ट्रिगर खींच दिया। जून लिन ने उस बड़े बदकिस्मत आदमी को मार गिराया। वह अकेला भेड़िया लग रहा था। रोहन बिना किसी साथी के सीधे आगे बढ़ गया। बाएं संकेत से पता चल रहा था कि एक और व्यक्ति मर गया है। तो अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, है ना? राजेश कुमार अपने आसपास लोगों को ढूंढते हुए नजर रखता रहा। जहर का घेरा फिर से ताज़ा होने लगा और दायरा फिर से सिकुड़ने लगा। उसने सोचा कि क्या जहर की इस लहर से कोई मरेगा। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। शायद सब कमरों में छिपे हों। ओह, राजेश कुमार ने देखा कि स्क्रीन के बाईं ओर और भी संकेत थे। एक व्यक्ति जहर से मर गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। राजेश कुमार ने जहर की ओर निशाना साधा, देखना चाहता था कि क्या कोई उस तरफ से दौड़कर आएगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कोई आपकी तरफ आ रहा था। राजेश कुमार ने होंठ सिकुड़े बिना जरा सी माफ़ी मांगे कहा, माफ़ करना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इतनी देर तक जहर में रहने के लिए शुक्रिया, बेकार में। ब्यूटिल्ड। जुनलिन ने लिटिल बीन को गिरा दिया। ब्यूटिल्ड। जुनलिन ने लिटिल बीन को मार गिराया। आह! तभी तोवानजी अचानक जोर से चीखा और फिर से उत्साह से बोलने लगा। सिर्फ 2 लोग बचे हैं, क्या इस बार चिकन डिनर मिलेगा? बॉस, आप वाकई 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 कमाल के हैं। मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूँ। क्या अब भी आपके पास कोई एक्सेसरीज नहीं बची हैं? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कर सकता हूँ। बूम टिल्ड। जैसे ही राजेश कुमार उससे बात करने वाले थे, उनके बगल में एक बम फटा। उनकी हालत थोड़ी सी सुधरी और वे जल्दी से कमरे में घुस गए। धिक्कार है। जहर के घेरे में मौजूद व्यक्ति पर गोली चलाते हुए ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी औकात जाहिर कर दी थी। अंधेरे में छिपे व्यक्ति ने उन्हें खोज लिया था। तुआनजी, मुझे कुछ दवा दे दो। राजेश कुमार जैसे ही ठीक होने वाला था, उसे अचानक याद आया कि इस चक्कर में उसने सिर्फ 298 के ही उठाए थे। उसकी एकमात्र दवा मिलिट्री बेस पर खत्म हो गई थी। आ रहा हूँ, बॉस जल्दी से ले लो, मेरे पास ढेर सारी दवाइयाँ हैं। तुआनजी आखिरकार काम आ पाया, उसने बहुत उत्साह से कहा। उसका लेवल 3 बैकपैक बेकार नहीं गया था। राजेश कुमार ने जमीन पर पड़ी दवा उठाई और जल्दी से अपनी सेहत सुधार ली। उसे डर था कि वह व्यक्ति बाद में सीधे ऊपर भागेगा। बूम टिल्ड। इससे पहले कि वह पूरी तरह ठीक हो पाता, ऊपर के दरवाजे के पास एक और बम फटा। शुक्र है वह अभी दरवाजे से दूर था, वरना वह जरूर प्रभावित होता। नक्शे पर कदमों की आहट दिखाई देने लगी। 2 लोग थे और ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक टीम थे, ऊपर आने की तैयारी कर रहे थे। बूम टिल्ड। उन्होंने सीढ़ियों की ओर एक और बम फेंका। राजेश कुमार को पता था कि वे ऊपर आने वाले हैं और उन्होंने कहा, सावधान, वे ऊपर आ रहे हैं। स्वूश टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक ध्वनि प्रभाव के बाद कमरा धुएं से भर गया। वे अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। ब्यूटिल्ड ब्यूटिल्ड ब्यूटिल्ड। एक भीषण गोलीबारी शुरू हो गई और स्को देखकर लग रहा था कि स्कोर 0-10 था। उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। धुएं ने न केवल उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उनकी अपनी दृष्टि को भी। ब्यूटिल्ड ब्यूटिल्ड। हालांकि लगातार गोलियों की आवाज़ से राजेश कुमार उनकी स्थिति का सटीक अनुमान लगा पाए। उसने निर्णायक रूप से लगातार 2 गोलियां चलाईं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज रात का चिकन डिनर। स्क्रीन पर यह वाक्य दिखाई दिया। भाइयों, देखा क्या, मुझे चिकन डिनर मिल गया। किसने कहा था कि मैं पहले बुरा था? बाहर आकर बात करो। तुवानजी ने लाइव स्ट्रीम में दर्शकों के सामने फिर से इतराना शुरू कर दिया, लेकिन वे उसकी बात मानने वाले नहीं थे। नीजी, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, इस खेल का तुमसे क्या लेना देना? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीजी का बदसूरत चेहरा तो देखो। इस आखिरी लहर में मेरी दवा एक उपलब्धि मानी गई, है ना? उफ़, अपने खिताब तो देखो। झूठ बोलने वाली चिकन क्यूट गर्ल, लंबी दूरी की धावक, मेडिक, ह्यूमन आउटलाइन मास्टर। हा, क्या कोई एक भी गंभीर है? उद्धरण चिन्ह। अब बॉस के खिताब तो देखो। स्टील गन किंग, बैटलफील्ड किंग, भाइयों को रैंक अप करने के लिए ले जाना। यही तो रोहन का फर्क है ना? तो क्या? खैर, मुझे चिकन डिनर मिल गया, तुम लोगों को नहीं मिला, है ना? मुझे ये वाक्य इतना चाय जैसा क्यों लग रहा है? तुआनजी ने राजेश कुमार को टीम से जाते देखा, अपना फ़ोन निकाला और टाइप किया, बॉस फिर आ रहे हो? तुआनजी दूसरी तरफ से सकारात्मक जवाब की उम्मीद में पूछता रहा। वह किसी मजबूत जांग से चिपकना चाहता था। ये जांग बहुत मोटी थी।
राजेश कुमार ने एक पल सोचा, अभी उसके पास करने को कुछ नहीं था, थोड़ा खेल लेना ही ठीक है। आ रहा हूँ बॉस, मैं अब आपको और नहीं बुला सकता, देखते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, राजेश कुमार कुछ अवाक रह गए। जिस स्थिति का जिक्र उन्होंने किया था उसे देखते ही उन्हें एक संभावना सूझी। उन्होंने गेम शुरू करें पर क्लिक किया और एक इंटरफेस सामने आया। सिस्टम ने पाया है कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है और आपका अकाउंट 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राजेश कुमार लाचार थे, ये भी वह पहले बॉस होंगे जिनका गेम अकाउंट उनके ही गेम ने बैन कर दिया होगा, है ना? उन्होंने बस थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेला, मानो हैक कर रहे हों। सिस्टम ने उन्हें बैन कर दिया। ये तो हद हो गई। उसने फिर तुवानजी को जवाब दिया, छोड़ो, मैं अब नहीं खेलूंगा, तुम खुद खेलो। वैसे मैंने तुम्हें इसलिए जोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। क्या तुम हमारी कंपनी में आने में रुचि रखते हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फिर थोड़ी देर बाद जवाब दिया, तुम किस कंपनी से हो? स्टूडियो 9। क्या यही वो कंपनी है जिसके गेम मैं हाल ही में खेल रहा हूँ? हाँ, राजेश कुमार का सकारात्मक जवाब पाकर तुवानजी चुप हो गया। वह अपनी बात पर विचार कर रहा था और अभी भी काफ़ी उलझन में था। तुम इस बारे में दोबारा क्यों नहीं सोचते? हमारी कंपनी के फ़ायदे बेहतरीन हैं, मुझे यकीन है कि तुमने उनके बारे में वीबो पर पहले भी सुना होगा। हमारे काम के घंटे और छुट्टियां काफ़ी लचीली हैं। मिसाल के तौर पर इस वसंतोत्सव के लिए हम पूरे 1 महीने की छुट्टी ले रहे हैं, जो उन कंजूस मेकअप वाले दिनों से कहीं बेहतर है। सभी को घर जाकर अपने परिवार से मिलने का ज़्यादा समय मिलता है और वे अच्छी नींद भी ले पाते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ काम के लिए नहीं होती, काम ही ज़िंदगी का सब कुछ नहीं होना चाहिए। राजेश कुमार ने उसकी झिझक समझ ली और आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर तुवानजी के लिए लुभाए बिना रहना नामुमकिन था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। उसने हैरानी से पूछा, लेकिन आपकी कंपनी एक गेमिंग कंपनी है। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग आपकी कंपनी से ज़्यादा मेल नहीं खाती। राजेश कुमार ने एक एक करके उसके सवालों के जवाब दिए, धीरे धीरे उसके मनोवैज्ञानिक बचाव को तोड़ते हुए। उसने कहा, चूंकि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया है, इसका मतलब है कि हमारी कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ने का इरादा रखती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नए साल के बाद यह ऑनलाइन हो सकती है। अगर तुम आओगे तो तुम्हें हमारी कंपनी का पुराना कर्मचारी माना जाएगा। उसकी बात सुनने के बाद तुवानजी अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये कंपनी गेम बनाने में माहिर है, हर एक की अपनी अलग शैली है, फिर भी हर एक को एक उत्कृष्ट कृति माना जा सकता है और उनका मुनाफा भी अच्छा खासा होगा। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग एक नया उद्योग है, गेमिंग से बिल्कुल अलग। रोहन को नहीं पता था कि उनकी कंपनी इसमें कितना अच्छा करेगी, सब कुछ अनजान था और उसे अपना भविष्य इसी पर दांव पर लगाना था। यह देखकर कि वह अभी भी सहमत नहीं हुआ था और यह सोचकर कि वह क्या सोच रहा है, राजेश कुमार ने उसका दिमाग धोना जारी रखा। खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरों को बदनाम करना बेहतर है। टकराव का मुद्दा बनाना। वह चाय जैसे अंदाज में, चाय जैसे शब्दों में बोलने लगा, मैं देख रहा हूं कि तुम रोज़ाना हर समय लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते हो। मैं जब भी आता हूं तुम्हें ऑनलाइन ही देखता हूं, बहुत कम बार ऐसा होता है कि तुम ऑनलाइन ना हो। इस तरह हर समय लाइव स्ट्रीमिंग करते करते तुम रोज़ बहुत थक जाते होगे, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास आराम करने का भी वक्त नहीं है। हर रोज़ तुम उठते हो और लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सोने से पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी लाइव स्ट्रीमिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है और तुम कुछ और कर ही नहीं सकते। क्या आपके अनुबंध में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए काफ़ी समय ज़रूरी है? अगर आप हमारी कंपनी में आएंगे तो बात अलग होगी। हमारी कंपनी में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बहुत कम ज़रूरतें हैं। चिंता मत करो, हमारी कंपनी तुम्हारी मौजूदा कंपनी जैसी नहीं होगी, जो रोज़ाना इतने लंबे लाइव स्ट्रीमिंग घंटे मांगती हो। आप हमारी गेमिंग कंपनी के काम के घंटे देख सकते हैं। हमारे कर्मचारी भोजन और दोपहर के भोजन के ब्रेक सहित हफ्ते में 5 दिन सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं और सप्ताहांत में छुट्टी होती है। इसके अलावा छुट्टियों के दौरान हमारे पास मेकअप डे भी होते हैं, इसलिए हमें और भी लंबे ब्रेक मिलते हैं। ये मेकअप डे असल में मेकअप डे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें छुट्टी के बाद काम करना है लेकिन उसके बाद वीकेंड है, तो हम वीकेंड समेत 1-2 दिन की अतिरिक्त छुट्टी ले लेंगे। जहां तक आपकी बात है, लाइव स्ट्रीमिंग की खासियत को देखते हुए आपको हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे ही स्ट्रीमिंग करनी होगी। स्ट्रीमिंग के समय की बात करें तो आप इसे खुद सेट कर सकते हैं, आप जब चाहें स्ट्रीम कर सकते हैं। क्या आप इस पर विचार करेंगे? सिर्फ 40 घंटे स्ट्रीमिंग करना कितना लुभावना है। फिलहाल वह रोज़ाना लगभग 12 घंटे या उससे ज़्यादा स्ट्रीमिंग करता है। कहा जा सकता है कि सोने खाने के अलावा वह हर पल काम कर रहा है। ये बहुत 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 मुश्किल है, वह आराम भी करना चाहता है, लेकिन कंपनी इसकी इजाज़त नहीं देती।
हालांकि सोचने के बाद तुवानजी ने फिर भी अनिच्छा से मना कर दिया, क्योंकि उसे अपना भविष्य दांव पर लगाना था। उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनना मुश्किल था जो अभी शुरू ही हुआ था और अभी लॉन्च भी नहीं हुआ था। तुवानजी, आपकी बात ने मुझे थोड़ा लुभाया है, लेकिन मुझे अभी भी इस पर विचार करना होगा। आखिरकार यह जिंदगी भर का मामला है। माफ़ करना, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बस इस पर विचार करो और मुझे जवाब दो। और हाँ, मैं तुम्हें फिर से बता दूं, तुम्हें ये तो सुनना चाहिए था कि हमारी पिछली कंपनी में किसी को साल के अंत में लाखों का बोनस मिला था, है ना? ठीक है, अगर तुम यहाँ स्ट्रीमर बनने आए हो तो कोई बात नहीं। यहाँ हमारा कमीशन बंटवारा बातचीत के जरिए तय होता है। राजेश कुमार ने फिर से अपनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी शुरू कर दी। लेकिन इसे बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार उनकी बनाई हर चीज़ सच हो गई थी। जो पूरी नहीं हुई उसे ही असली बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना कहते हैं। तुआनजी उसके लगातार पाइक से इतना मोहित हो गया कि वह लगभग सीधे सहमत हो जाना चाहता था। हालांकि उस महंगे टर्मिनेशन शुल्क ने उसे फिर भी रोक दिया। उसने मना कर दिया, मुझे सच में माफ़ करना, मुझे अभी इस पर विचार करना है। हमारा टर्मिनेशन शुल्क बहुत महंगा है, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। तुमने अभी खेल में मुझे कितनी बार बॉस कहा, तुम सचमुच मेरे कर्मचारी क्यों नहीं बन जाते? आपने जो समाप्ति शुल्क बताया है वह कितना है? मैं इसे हल करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। जब मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो टर्मिनेशन फीस 50 लाख लिखी थी, जिसमें हर दिन कम से कम 12 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग और महीने में 1 दिन की छुट्टी शामिल थी। तुआनजी फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और बोल ही पड़ा। अपने काम के घंटों को मिलाकर वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर इतनी बड़ी टर्मिनेशन फीस न होती तो वह 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी कंपनी आपके लिए यह पैसा दे सकती है, बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आना चाहते हैं या नहीं। राजेश कुमार तुरंत मान गए, फिर उन्होंने सवाल पलट दिया। उनकी कीमत टर्मिनेशन फीस से कहीं ज्यादा थी और वह अपनी काबिलियत के हिसाब से इतनी रकम देने को तैयार थे। ठीक है, कोई बात नहीं। बॉस, मैं कब काम शुरू करूं? तुआनजी ने तुरंत राजेश कुमार को बॉस कहकर पुकारा और शुरुआत की तारीख भी पूछी। नए साल के बाद, जब सॉफ्टवेयर सीधे लाइव होगा, आप हमारे सॉफ्टवेयर के पहले यूज़र हो सकते हैं। यूज़र? क्या ये स्ट्रीमर नहीं होना चाहिए? यूज़र क्यों होगा? तुवानजी के मन में एक बड़ा सवालिया निशान उभर आया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई है ही नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वह एक गड्ढे से निकलकर दूसरे गड्ढे में तो नहीं गिरेगा, है ना? उसने तुरंत मन ही मन सवाल पूछा, यूज़र ही क्यों? जब सॉफ्टवेयर ऑनलाइन हो जाएगा तब समझ आ जाएगा, सभी यूज़र स्ट्रीमर हो सकते हैं। चिंता मत करो, तुम ज़रूर कर सकते हो। मैं किसी को तुमसे संपर्क करने के लिए कहूँगा। वह तुम्हें पूरी स्थिति समझाएगा और फिर तुम्हें नौकरी से निकालने और नौकरी पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया समझाएगा। जहाँ तक तुम्हारे वेतन विभाजन वगैरह की बात है, तुम उससे तब बात कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रिया, बॉस। बॉस बहुत ताकतवर है, बॉस बहुत उदार है। तुवानजी ने तुरंत उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। बातचीत खत्म होने के बाद तुवानजी लाइव स्ट्रीमिंग पर वापस चला गया। उन्होंने बस इसी पर चर्चा की थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसलिए उसे अभी भी अपना मौजूदा काम जारी रखना था। हालांकि इससे उसे लगा कि भविष्य के लिए उम्मीद बाकी है। राजेश कुमार काफ़ी संतुष्ट थे। उन्होंने सफलतापूर्वक तुआनजी को सुरक्षित कर लिया, इस उम्मीद में कि वे भविष्य में उसके लिए और अधिक धन पैदा कर सकेंगे। वसंतोत्सव के बाद कई वीबो पोस्ट तेजी से ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए। नौवीं कंपनी पर दुर्भावनापूर्ण रूप से छुट्टियां देने का आरोप। नौवीं कंपनी दुर्भावनापूर्ण रूप से छुट्टियां दे रही है, क्या कोई इसके बारे में कुछ नहीं करेगा? एक कंपनी दुर्भावनापूर्ण रूप से छुट्टियां दे रही है, दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा में शामिल है। बेशक इन वीबो पोस्ट्स में कई लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त की, और सहमति के हर संदेश के नीचे कई लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। नौवीं कंपनी बहुत ज़्यादा है ना? उन्होंने तो वसंतोत्सव के लिए 1 महीने की छुट्टी दे दी। क्या ये दुर्भावनापूर्ण छुट्टी देना नहीं है? क्या आप इतनी देर से घुटनों के बल बैठे हैं कि ऊपर खड़े भी नहीं हो सकते? दुर्भावनापूर्ण छुट्टी दे रहे हैं। आप एक देकर क्यों नहीं देखते और मुझे दिखाते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह दुर्भावनापूर्ण रूप से छुट्टियां दे रहा है, तो आप दयालुतापूर्वक एक छुट्टी क्यों नहीं देते और मुझे दिखाते हैं? डोगे, अगर आपने वो डोगे इमोजी न जोड़ा होता तो ऊपर मेरी 40 मीटर लंबी कृपाण लगभग वापस खींची ही नहीं जा सकती थी। नौवीं कंपनी ने कार्यस्थल सुधार की दिशा में पहला वार किया है। सामान्य कामकाज ऐसा ही होना चाहिए। वो कंपनी के बॉस जो रोज़ ओवरटाइम करते हैं, बाहर आकर उछल कूद नहीं करते। क्या आप डांट सुनना चाहते हैं? इसे छिपाने की कोशिश मत करो। नौवीं कंपनी की आलोचना मत करो। मैं नौवीं कंपनी का आजीवन प्रशंसक हूँ, ठीक है?
जो भी इसकी आलोचना करेगा मैं उसकी आलोचना करूंगा। मैं इतना बेपरवाह और समर्पित हूँ। कैनक्यून विला के अंदर राजेश कुमार आराम से वीबो पर स्क्रॉल कर रहे थे, दोनों को एक दूसरे से टकराते हुए देख रहे थे। वो मजे कर रहे थे कि तभी एक रिंगटोन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बीप 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 टिल्ड। उन्होंने कॉलर आईडी पर नजर डाली, वो जी बेई थीं। वो इसी मामले को लेकर फोन कर रहे होंगे, है ना? उन्होंने अपना फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। बॉस, क्या आपने वीबो देखा है? हमारी कंपनी फिर से मुश्किल में है, ये फिर से ट्रेंड कर रही है। जी बेई की घबराई हुई आवाज़ फोन के दूसरी तरफ से आई। राजेश कुमार ने शांति से कहा, मैंने देखा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। घबराए नहीं, ये पहली बार नहीं है जब हम ट्रेंड कर रहे हैं। राजेश कुमार की आवाज़ सुनकर जी बेई भी शांत हो गए। वह बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। तो बॉस, क्या आपने कोई उपाय सोचा है? बस मुझे बताए, मैं उसका इंतज़ाम कर दूंगा। राजेश कुमार ने बिना किसी घबराहट के सिर हिलाया और कहा, इसकी चिंता मत कीजिए, देखते हैं क्या होता है। कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स कोई बड़ी बात नहीं हैं। मैंने ज़्यादातर कमेंट्स पढ़ लिए हैं और निश्चित रूप से अधिक लोग हमारे पक्ष में हैं। हमें बदनाम करने वाले लोग तो बस वही कंपनियां हैं, है ना? वे लोगों को काम पर तो रखना चाहती हैं, लेकिन तनख्वाह नहीं देना चाहती और इतना कठोर ओवरटाइम भी करवाना चाहती हैं। मुझे लगता है कोई भी कर्मचारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उनके दिल में बहुत नाराज़गी है। जी बेई ने एक पल सोचा और सावधानी से पूछा, बॉस, क्या आपको डर नहीं है कि अधिकारी आपके काम में दखलंदाजी कर देंगे? क्या होगा अगर? राजेश कुमार ने सीधे जो होगा सो होगा वाला रवैया अपना लिया। अभी इतना सोचने का क्या मतलब है? कितना भी सोचो, कुछ नहीं बदलेगा। अधिकारी अभी तक दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं, है ना? जब वे करेंगे तो बात करेंगे। और फिर अधिकारी ऐसी किसी बात पर दखलंदाजी कैसे कर सकते हैं? क्या वे अपनी छवि नहीं बनाए रखना चाहते? और फिर अगर अधिकारी दखलंदाजी भी कर लें तो वे इतना खुलकर कुछ नहीं करेंगे। आराम करो, घबराओ मत। और तुम्हारे होने से कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अब वो घर आ गया है। अब वो पहले जैसा अकेला नहीं है। ये सोचते हुए उसने कहा, तुम सही कह रही हो, मैं तो लगभग भूल ही गया था। चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? राजेश कुमार ने उसकी बात सुनते ही अचानक अपने परिवार की स्थिति याद आ गई और पूछा। जी बेई ने कृतज्ञता से उत्तर दिया, मेरे दादाजी अब काफ़ी बेहतर हैं, लगभग ठीक हैं। लेकिन जो हुआ उसके बाद उनकी पहचान के कारण अब उनका बाहर आना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मुझे पहले आपको धन्यवाद देने के लिए कहा और कहा कि वो अपना आभार व्यक्त करने के लिए आपको कभी खाने पर बुलाना चाहेंगे। कोई बात नहीं, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार तुम मेरे सबसे काबिल कर्मचारी हो और मेरे भाई हो। अच्छा है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हारे परिवार को अभी भी बहुत परेशानी हो रही है तो मैं तुम्हें कुछ दिन और छुट्टी दे सकता हूँ। राजेश कुमार ने धीरे से कहा, ज़रूरत नहीं है बॉस, मैं पहले ही संभाल चुका हूँ। ठीक है बॉस, टिकटॉक प्रोजेक्ट अगले 2 दिनों में ऑनलाइन हो जाएगा। क्या आप इसे फिर से देखना चाहेंगे? ज़रूरत नहीं है, मुझे आप सब पर भरोसा है। बस इसे लॉन्च कर दीजिए। और वो कुछ प्लान जो मैंने आपको भेजे थे वो कैसे चल रहे हैं? बहुत बढ़िया बॉस। आपके आइडियाज़ बहुत ही नए हैं, खासकर एडवांस। ऐसा लगता है कि आपका बनाया हर सॉफ्टवेयर हिट होगा। बॉस डायरेक्टली रिफ्यूजेस, ये सॉफ्टवेयर आसानी से भर्ती और रोजगार के फीचर्स देता है। लेकिन क्या नाम? थोड़ा। जी बेई यहीं रुक गईं और राजेश कुमार के जवाब का इंतजार करने लगीं। क्या कोई समस्या है? मुझे लगता है कि यह काफ़ी अच्छा है। क्या इससे नौकरी ढूंढने वालों को यह नहीं लगेगा कि उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? कि वे अपना बायोडेटा जमा करें और फिर रिजेक्ट हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब नौकरी ढूंढने वालों को कंपनियों को रिजेक्ट करने देना है, यही मतलब है। इसीलिए मैंने इसमें इतने सारे कमेंट और टैग फीचर जोड़े हैं ताकि नौकरी ढूंढने वाले कई तरह की परेशानियों से बच सकें। लेकिन क्या ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि दूसरी कंपनियां हमारे सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर करने को तैयार न हों? अगर कोई और हमारे सॉफ्टवेयर को उन्हीं फीचर्स के साथ कॉपी करता है तो क्या वे सब दूसरी तरफ नहीं चले जाएंगे? आपने जो कहा वह वाकई एक समस्या है। क्या इसका कोई कॉपीराइट या पेटेंट नहीं है? रजिस्टर करने के बाद क्या दूसरे इसे कॉपी नहीं कर पाएंगे? ये संभव है, लेकिन ये कॉपीराइट बहुत महंगे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। महंगा क्या है? वो बड़े गेम और सॉफ्टवेयर सब दूसरों को कॉपी करने से रोकने के लिए रजिस्टर किए जाते हैं। ठीक है बॉस, मैं बाद में इसका इंतज़ाम कर दूंगा। अगर कोई भी उन्हीं फंक्शंस वाला सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता तो क्या ये समस्या हल नहीं हो गई? जी बेई ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा, हाँ हाँ बॉस, कमाल के हैं। कोई और सवाल? वो वीआर तकनीक बॉस, क्या आप मुझे नहीं भेजेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भूल ही गई।
मैं थोड़ी देर में आपको भेज दूंगी। मनोरंजन उद्योग वाली बात, बॉस, क्या आप अभी करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि अभी पैसे की तंगी है। फिल्में बनाना बहुत महंगा होता है, अक्सर करोड़ों में। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले आप कोई मनोरंजन कंपनी खरीद लें और देखें कि क्या होता है। अभी और प्रतिभाशाली कलाकारों को साइन करें और उन्हें तराशें। मेरे किंग ग्रासलैंड प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद हम ये काम करेंगे। मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा, वहाँ निर्माण कैसा चल रहा है? वे अभी भी दिन रात भाग दौड़ में लगे हैं। ये लगभग 3 से 5 महीनों में बनकर तैयार हो जाना चाहिए। वो फिर आ गया, वो फिर आ गया। उसने एक बार सोचा था कि बॉस इतने सारे बेकार लोगों को एक दिन इकट्ठा करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है बॉस, तो फिर अलविदा। राजेश कुमार ने बात खत्म करते ही फ़ोन रख दिया। सिस्टम, मेरे लिए एक वीआर तकनीक एक्सचेंज कर दो। ठीक है, अब एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज सफल रहा, कृपया जांच लें। राजेश कुमार उसकी बात सुनकर थोड़ा उलझन में पड़ गए। सिस्टम ने वस्तु का एक्सचेंज कहाँ किया? पहले वे सभी भौतिक वस्तुएं थीं जो पास में ही दिखाई देती थीं, तो इस बार कुछ भी क्यों नहीं था? उन्होंने हैरान होकर पूछा, सिस्टम, आपने इसे कहाँ एक्सचेंज किया? मैं इसे कहाँ ढूंढूं? यह आपके फ़ोन पर भेज दिया गया है। आप इसे अपने फ़ोन के दस्तावेज़ों में देख सकते हैं। शाबाश। राजेश कुमार ने किंग ऑफ ग्लोरी में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत दिया। उन्होंने अपना फ़ोन उठाया, उसका फ़ाइल मैनेजर खोला और तब जाकर पता चला कि यह पहले से ही वहाँ मौजूद था। ये हाल ही में संशोधित की गई पहली फ़ाइल थी। उन्होंने शेयर पर क्लिक किया और फाइल सीधे जीबेई को भेज दी। मैंने आपको वीआर तकनीक भेज दी है, उन्हें इसे संभालने दें। मैं आप लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ, आपके थ्री किंगडम्स गेम का इंतज़ार कर रहा हूँ। राजेश कुमार इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि उनके पिछले जीवन में गेम अपेक्षाकृत विकसित थे, वीआर अभी तक उस अविश्वसनीय स्तर तक नहीं पहुंचा था। थ्री किंगडम्स गेम कभी हकीकत नहीं बन पाया, जिसका उन्हें दिल में एक अफसोस था। अब जब ये बन सकता है तो इसे उनका एक सपना पूरा होना माना जा सकता है। मिल गया बॉस, मैं इसे जल्द से जल्द निपटा दूंगा। राजेश कुमार ने अपना फ़ोन रख दिया, उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान तैर गई। डॉट 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 डॉट। कुछ दिन बाद, बॉस, ये बहुत बुरा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। हमारे सभी गेम वीवी गेम सेंटर से हटा दिए गए हैं। जीबीई की घबराई हुई आवाज़ फिर से राजेश कुमार के फ़ोन से आई। राजेश कुमार ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? जल्दी मत करो, धीरे बोलो। अगर वे हमारे गेम हटा रहे हैं तो कोई वजह ज़रूर होगी, है ना? उन्होंने कहा कि शीपे शीप जैसे हमारे मिनी गेम्स में बहुत सारे अनुपयुक्त और झूठे विज्ञापन डाले गए हैं, जिससे वे सभी के खेलने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है और उन्हें थोड़े समय के लिए लॉन्च नहीं किया जा सकता। राजेश कुमार ने हैरान होकर पूछा, झूठा विज्ञापन? क्या ये सच है? मैं अपनी ईमानदारी की गारंटी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद सभी विज्ञापनों की समीक्षा की है। इस बार वे मनगढ़ंत बातें गढ़ रहे हैं और बिना किसी कारण के हमें सूची से हटा दिया है। ओह, तो लगता है कोई पर्दे के पीछे से चालें चल रहा है। बाकी खेलों का क्या? उन्हें सूची से हटाने का क्या कारण था? उन्होंने कहा कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि हमारे किंग ऑफ ग्लोरी में महिला नायकों ने बहुत ज़्यादा खुले कपड़े पहने हैं, जिनमें कुछ बटन कौशल वगैरह शामिल हैं, जो उन्हें खेल के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं। उनका दावा है कि हम नाबालिगों को लुभा रहे हैं और वे सुधार की मांग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये भी स्वीकार्य है? क्या मजाक है? वास्तव में उन्होंने यही कहा, ये बेतुका है। इसके अलावा स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड में उन्होंने कहा कि हम खेल में युद्ध, टकराव और गोलीबारी में संलग्न हैं, जो कि हमारे द्वारा अब तक प्राप्त की गई शांति को बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है। वे दावा करते हैं कि हम युद्ध भड़का रहे हैं। ये कारण सुनकर राजेश कुमार को समझ नहीं आया कि क्या कहना है, केवल एक शब्द के साथ जवाब दिया, 6। बॉस, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे 3 राज्यों की हत्या दुर्भावनापूर्ण रूप से ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत कर रही है। ऐतिहासिक आंकड़ों को पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करने से कई लोग केवल खेल खेलेंगे और इतिहास को नहीं जानेंगे। राजेश कुमार ने शिकायत करना जारी रखा, तो वे ऐसा कहते हैं। फिर वे किंग ऑफ ग्लोरी के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहते? क्या किंग ऑफ ग्लोरी में भी कई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं? उद्धरण चिन्ह। दरअसल इसका जिक्र हुआ था। बात बस इतनी सी है कि यह इसी वजह से मिलता जुलता है। किंग ऑफ ग्लोरी के लिए मैंने बस दूसरी वजह बताई। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या अजीबोगरीब वजहें हैं। राजेश कुमार बस ये जानना चाहता था कि वे और कितनी अजीबोगरीब वजहें गढ़ सकते हैं। वह और भी गपशप सुनना चाहता था। तो फिर हमें रेजिडेंट ईविल के बारे में बात करनी होगी। इसके लिए जो वजह बताई गई है वह और भी बेतुकी है। रेजिडेंट ईविल के लिए उन्होंने कहा कि हम दुर्भावनापूर्ण तरीके से वायरस बनाने को बढ़ावा दे रहे हैं, मानो पूरी मानवता को नष्ट करने का कोई चलन हो।
इससे आतंकवादी संगठन इससे जुड़े वायरस बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, जिससे कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। राजेश कुमार शिकायत करने से बहुत थक गए थे और अवाक होकर बोले, अविश्वसनीय, ये वजहें किसने गढ़ी? बिना वजह मुसीबत खड़ी करना, अंडे से हड्डियां निकालना, इन वजहों पर तो कुत्ते भी सिर हिलाएंगे, है ना? तो मैं अब टहलने भी नहीं जा सकता। अगर टहलते हुए गलती से एक दो चींटियों पर पैर पड़ गया तो क्या होगा? ये कैसे लोग हैं? यही तो बात है, लेकिन अब सब कुछ ब्लॉक हो गया है और कोई डाउनलोड पोर्टल भी नहीं है। अब यहाँ सभी डाउनलोड वीवी गेम सेंटर से होते हैं और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इसकी जगह नहीं ले सकता। बॉस, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? क्यू चैट की प्रगति में तेजी लाएं, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएं और हमारे गेम डाउनलोड फंक्शन को इसमें एम्बेड करें। ठीक है, जाओ फिर से जांच करो कि इसके पीछे कौन है। पहले ट्रेंडिंग टॉपिक, फिर यह मामला। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कोई काला हाथ जरूर काम कर रहा होगा। इन दोनों घटनाओं को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया होगा। जी हाँ बॉस, हर सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर शेयरिंग फंक्शन एम्बेड करें ताकि डाउनलोड पैकेज दोस्तों के बीच शेयर किए जा सकें। इस तरह उपयोगकर्ताओं को अब वीवी गेम सेंटर से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी इससे उन उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा है जिन्होंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है। ठीक है बॉस, एक बात और है। जब तीनों गेम एक साथ लॉन्च हुए थे तो मैंने सबसे पहले स्टिमुलेटिंग बैटलफील्ड का प्रचार किया था, इसलिए बाकी दोनों गेम्स के डाउनलोड शायद उतने ज़्यादा नहीं हुए होंगे। उद्धरण चिन्ह, कोई बात नहीं, प्रचार तो अब भी वैसा ही है। कभी कभी कोई चीज़ जितनी दुर्लभ होती है, लोग उसे उतना ही ज़्यादा चाहते हैं। जितना मुश्किल उसे पाना होता है, उतने ही ज़्यादा लोग उसे अपनाना चाहते हैं। टिकटॉक तो लॉन्च हो ही गया है ना? इस सॉफ्टवेयर का प्रचार करो और फिर उस पर बाकी दो गेम्स का भी ज़ोर शोर से प्रचार करो। अगर लोगों को इन्हें डाउनलोड करने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो वे खुद ही कोई रास्ता निकाल लेंगे। जब तक किसी ने इसे डाउनलोड कर लिया है, शेयरिंग ज़रूर जंगल की आग की तरह बहुत तेज़ी से फैलेगी और गुस्साए नेटिजन्स ज़रूर जाकर वीवी गेम सेंटर की धज्जियां उड़ा देंगे। पर्दे के पीछे वाला ज़रूर इस पर विचार करेगा, लेकिन अगर वह फिर भी ऐसा करने पर अड़ा रहा तो हमारा अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च होते ही उसकी हरकतें बेकार हो जाएंगी और हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राजेश कुमार ने सहजता से कहा, उसके मुंह में पर्दे के पीछे वाले व्यक्ति के लिए तिरस्कार भरा हुआ था। बॉस, आप वाकई कमाल के हैं। मैं शुरू में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मुझे तुरंत अच्छा लगा। और मैंने देखा है कि जब भी मैं आपकी बातें सुनता हूँ, मेरी सोच तुरंत व्यापक हो जाती है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात सीधे कह सकते हैं। हमेशा मेरी चापलूसी मत करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इन बातों से निपटना कैसे नहीं आता? राजेश कुमार ने बदनीयती से कहा, जिससे उसका भेस खुल गया। सिस्टम के मूल्यांकन के अनुसार वह एक एस लेवल का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसकी पृष्ठभूमि इतनी महत्वपूर्ण थी। वह कैसे नहीं समझ सकता था? वह बस अपने बॉस को बोलने का मौका देने के लिए अनभिज्ञता का नाटक कर रहा था। बॉस, फिर कभी बात करते हैं, मुझे अभी काम निपटाना है। जी बेई, जो बेनकाब हो गया था, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और तुरंत फ़ोन रखकर भाग गया। डू टिल्ड। केवल राजेश कुमार ही अपने फ़ोन से व्यस्त सिग्नल सुनते हुए असहाय होकर अपना सिर हिला रहे थे। उनके गेम को आखिरी बार डीलिस्ट हुए 3 महीने बीत चुके थे। उनके टिकटॉक और शेयरिंग फीचर्स की बदौलत उनकी कंपनी के गेम डाउनलोड कम नहीं हुए, बल्कि बढ़ गए। जैसा कि राजेश कुमार ने कहा था, इससे लोगों में उनके गेम्स के प्रति उत्सुकता और भी बढ़ गई। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उनका क्यू चैट आखिरकार लॉन्च होने वाला था। इसमें उनका अपना गेम सेंटर भी शामिल था। अब से ऐसी महत्वपूर्ण लाइफलाइंस किसी और के नियंत्रण में नहीं होंगी। राजेश कुमार ने वीबो खोला और तुरंत जीबेई की नवीनतम पोस्ट देखी। सभी खिलाड़ियों नमस्कार, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। हमने क्यू चैट सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। हम सभी का इसे डाउनलोड करने के लिए स्वागत करते हैं। नीचे एक डाउनलोड लिंक दिया गया था। इस सॉफ्टवेयर में आप चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, रेड पैकेट भेज सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे खास बात, आप इसके गेम सेंटर से हमारी कंपनी के सभी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। क्यू चैट, मैं इसे डाउनलोड करके देखूंगा। मुझे आपके बताए किसी भी फीचर की परवाह नहीं है जब तक मैं गेम डाउनलोड कर सकता हूँ। धिक्कार है, अब आपकी कंपनी के गेम डाउनलोड करने के लिए जगह ढूंढना वाकई मुश्किल है। ज़रा भी जिक्र मत करो। वीवी गेम्स ने अपने गेम्स को डीलिस्ट करने की जो वजह बताई वो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी थी। जाहिर है नौवीं कंपनी ने किसी को नाराज़ किया है, बाकी सब पैसे लेते हैं लेकिन वो मुफ्त में दे रहे हैं। कोई इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये सब दिखावटी चीज़ें बंद करो, पहले टिकटॉक अब क्यू चैट। ये सब बेमतलब है, मुझे इनमें से किसी की भी परवाह नहीं है। क्या आपकी गेम कंपनी थोड़ी मेहनत करके कुछ नए गेम रिलीज़ कर सकती है? एक गेम कंपनी होने के नाते आप रोज़ाना गेम्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं?
ये बहुत ही गैर पेशेवर है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला साफ तौर पर ठीक से नहीं खेला है। मैं अभी नए रिलीज हुए क्यूचैट पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसे आजमाया नहीं है, लेकिन क्या आपने सच में टिकटॉक नहीं खेला? ये बहुत लत लगाने वाला है। एक वीडियो सिर्फ 15 सेकंड का होता है, बहुत छोटा। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ और पता ही नहीं चलता कि कई घंटे बीत गए। हाँ, लेकिन वहाँ मौजूद हाईटेक चीज़ें वाकई कमाल की हैं। हर तरह की तकनीक यह अविश्वसनीय है। हाईटेक, क्या ऐसी कोई चीज़ होती है? मेरा टिकटॉक खूबसूरत युवतियों से क्यों भरा पड़ा है? ऊपर वाला, आप बहुत शक कर रहे हैं। डॉट 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 डॉट। राजेश कुमार ने अपना फ़ोन उठाया, जीबीई का नंबर ढूंढा और डायल किया। द कॉल जल्दी कनेक्ट होने से पहले सिर्फ एक बार बजा। शाबाश, यह इतनी जल्दी लॉन्च हो गया। ऑनलाइन कमेंट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। जीबीई ने विनम्रता से कहा, ये सब आपके अच्छे विचारों की बदौलत है, बॉस। चलो उस बारे में बात नहीं करते, ठीक है। चलो पेंगुइन कंपनी के बारे में बात करते हैं। क्या वे अभी भी हाल ही में छोटे छोटे कदम उठा रहे हैं? जीबीई पिछली जांच के बाद राजेश कुमार ने उसे बताया था कि इस शरारत के पीछे पेंगुइन कंपनी का हाथ है। उसने बस इतना कहा था कि उनकी गतिविधियों पर ध्यान दे और फिलहाल किसी और चीज़ से दूर रहे। अभी नहीं, अभी के लिए। मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि पिछली बार उन्होंने हमारे गेम को क्यों हटाया था। तार्किक रूप से कहें तो उस समय हमारा उनसे कोई विवाद नहीं था। लेकिन अब जब हमने क्यू चैट शुरू कर दिया है तो ये कहना मुश्किल है, यह उनके वीवी व्यवसाय से बहुत ज़्यादा मेल खाता है और इसे उनकी ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होने की पूरी संभावना है। राजेश कुमार ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, छोड़ो, मैं इसकी जांच करूंगा। वह इस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि यह व्यक्ति कितनी गहराई से छिपा हुआ था, उसे इसका इस्तेमाल करना पड़ा। जीबीई ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, बॉस। मैंने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। कोई बात नहीं, वे बहुत अच्छी तरह छिपे हुए हैं। ये सामान्य बात है कि आप उन्हें ढूंढ नहीं पाए। इतना कहकर राजेश कुमार ने फ़ोन रख दिया। सिस्टम को फिर से कॉल करने का समय आ गया था। सिस्टम, क्या आप उस शरारती व्यक्ति का वीडियो ढूंढ सकते हैं? हाँ, ढूंढ सकते हैं। इसकी कीमत 10,000 पॉइंट प्रति मिनट है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? क्या प्रति मिनट शुल्क और 10,000 पॉइंट, क्या यह इतना बड़ा धोखा है? राजेश कुमार ने नाराज होकर कहा, पिछली बार आर्कटिक बेयर स्टूडियो के साथ आपने कोई शुल्क नहीं लिया था, है ना? पिछली बार था, इस बार है। यह अलग है। पिछली बार सिस्टम की ओर से एक मुफ्त कल्याणकारी योजना थी ताकि आप सिस्टम की दक्षता का अनुभव कर सकें। ये सतत विकास के लिए है। 6। राजेश कुमार अवाक रह गए। सौभाग्य से इतने समय के बाद उनके पॉइंट पर्याप्त थे। उनके पास पैसे थे, इसलिए उन्हें डर नहीं लगा। ठीक है, आप निर्दयी हैं। सबूत ढूंढो और मुझे दिखाओ। खोज सफल रही, भेज दी गई। कृपया इसे अपने फ़ोन एल्बम में प्राप्त करें। अगली बार आपका स्वागत है। राजेश कुमार ने अपना फ़ोन एल्बम खोला और उसमें अतिरिक्त वीडियो देखा। उसने प्ले बटन दबाया। स्क्रीन पर 2 लोग बातचीत करते हुए दिखाई दिए। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, प्रेसिडेंट माँ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरे साधारण निवास पर क्यों आए हैं? प्रेसिडेंट माँ ने हक जताते हुए कहा, नौवीं कंपनी ने मेरी कंपनी बर्बाद कर दी। आप उन्हें बर्बाद करने में मेरी मदद कर रहे हैं। प्रेसिडेंट माँ, क्या आपको लगता है कि यह संभव है? आपने पहले मुझे बहुत परेशान किया था और अब आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? प्रेसिडेंट माँ ने दृढ़ता से कहा, क्यों नहीं, बड़े भाई। आप क्या कहते हैं? मत भूलिए, मेरा अब भी आप पर प्रभाव है। क्या आपने इसे पहले बर्बाद नहीं किया था? बड़े भाई, क्या आपको नहीं लगता, मेरे हाथ में इतनी अच्छी पकड़ होते हुए मैं इसे कैसे नष्ट कर सकता हूँ? मूल नष्ट हो गया, लेकिन मेरे पास अभी भी एक बैकअप है। धमाका! उस व्यक्ति ने गुस्से से मेज पटक दी और अवाक रह गया। आप। थोड़ी देर बाद वे शांत हुए और सीधे बोले, बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बहुत आसान है, नौवीं कंपनी को बर्बाद कर दो। उस व्यक्ति ने तुरंत उसे मना कर दिया। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, कोई और चुन लो। तो फिर उनके सारे गेम हटा दो। वे वैसे भी जीवित रहने के लिए गेम पर निर्भर हैं। डाउनलोड करने की जगह के बिना देखते हैं उनकी कंपनी कैसे बचती है। उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या वजह है? मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी क्या वजह है, तुम ही पता लगाओ। खैर, तुम वह पकड़ वापस लेना चाहते हो या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास अभी भी बैकअप है? मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मानो या न मानो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगा। उस व्यक्ति ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर तुमने मुझे फिर से उस चीज़ से धमकाया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मेरी बात पर शक मत करना। उस व्यक्ति की नज़रें खतरनाक होने लगीं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इसके बाद मैं जा रहा हूँ। तुम जो चाहो खेल सकते हो।
ठीक है। डॉट 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 डॉट। उस व्यक्ति के कुछ वीडियो भी थे जिनमें वह अपने अधीनस्थों को मामले को संभालने का निर्देश दे रहा था। वीडियो यहीं खत्म हो गया। पूरे 10 मिनट राजेश कुमार ने उसे स्किप करके पूरा देख लिया। वह थोड़ा उत्सुक था, उस व्यक्ति का लीवरेज क्या हो सकता है। उसने सिस्टम से कहा, क्या आप मुझे उस व्यक्ति का लीवरेज भेज सकते हैं? हाँ, कोई बात नहीं। 500,000 पॉइंट्स एक साथ पूरे भुगतान। 500,000 अंक। सिस्टम, आप किस बारे में सपना देख रहे हैं? सबूत के सिर्फ एक टुकड़े के लिए आप इतने सारे अंक मांगने की हिम्मत कैसे करते हैं? ये वास्तव में एक काला बाजार की तरह अधिक से अधिक होता जा रहा है। राजेश कुमार ने भौहें चढ़ाईं और बड़ी नाराजगी से कहा, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं बिल्कुल उत्सुक नहीं हूं और मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। सिस्टम ने आग्रह नहीं किया, केवल यंत्रवत उसे उत्तर दिया। ठीक है मेजबान, अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस मुझे ढूंढें। मैं हमेशा यहाँ हूँ। कुछ चाहिए? किसी चीज़ की आवश्यकता होना असंभव है। एक भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। राजेश कुमार ने अपने दिल में बड़बड़ाया। उन्होंने आदतन वीवी खोला, बस जी बेई को वीडियो भेजने वाले थे। अचानक उन्हें याद आया कि उनका सॉफ्टवेयर पहले ही लॉन्च हो चुका। उन्होंने निर्देश टाइप किए, मैंने आपको सबूत भेज दिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से देख लीजिए। बाकी आपके प्रदर्शन पर निर्भर है। इन्हें जारी करने के लिए सही समय निकालिए। मुझे आप पर भरोसा है और मैं आपके साथ हूँ। जी बेई ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है बॉस, बस मेरी खबर का इंतज़ार कीजिए और मेरा प्रदर्शन देखिए। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। ये वाक्य टाइप करने के बाद उन्होंने वीडियो प्ले करने के लिए क्लिक किया। वीडियो देखने के बाद वह पूरी तरह से हैरान रह गए। वह राजेश कुमार के अप्रत्याशित कौशल से वाकई प्रभावित थे, जो हमेशा ऐसे निजी सबूत हासिल करने में सक्षम थे। उन्हें ये भी शक हुआ कि क्या बॉस ने हर जगह गुप्त रूप से निगरानी कैमरे लगाए हैं। उन्होंने तारीफ की, हे भगवान, बॉस आप बहुत कमाल के हैं। आप इस तरह का वीडियो भी ढूंढ सकते हैं। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। इसे गुप्त रखें, गुप्त रखें। अद्भुत अंगूठे ऊपर। इस बीच पेंगुइन कंपनी के एक कार्यालय में एक व्यक्ति दूसरे को काम की रिपोर्ट कर रहा था और वे नौवीं कंपनी पर भी चर्चा कर रहे थे। श्रीमा, नौवीं कंपनी के बारे में जिस पर आपने मुझे नज़र रखने के लिए कहा था, मैंने पाया कि उन्होंने हाल ही में क्यूचैट नाम से एक नया उत्पाद जारी किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं कुछ हद तक हमारी वीवी जैसी ही लगती हैं, जिसमें चैट फंक्शन और एक गेम सेंटर है। लेकिन इसमें रेड पैकेट और ट्रांसफर फंक्शन भी हैं, जो हमारे पास नहीं हैं। ये सुनकर श्रीमा के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, लेकिन आखिरकार उन्होंने कई तूफानों का सामना किया था और फिर भी शांति से कहा, मुझे सॉफ्टवेयर भेज दो, मैं देख लूँगा। ठीक है। बोलने के बाद उन्होंने श्रीमा को इंस्टॉलेशन पैकेज भेज दिया। श्रीमा ने इंस्टॉलेशन पैकेज डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया तो उनके फ़ोन पर क्यूचैट सॉफ्टवेयर का एक आइकन दिखाई दिया। उन्हें क्यूचैट की कुछ विशेषताओं का अनुभव होने लगा। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना फ़ोन नीचे रख दिया, ऊपर देखा और तिरस्कार से मुस्कुरा दिए। उसने लापरवाही से कहा, इनसे परेशान मत हो। ये चीज़ हमारी तुलना में बिल्कुल बेजोड़ है, ये बहुत बचकानी है। इसमें हमारा रेड डायमंड, येलो डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, पिंक डायमंड वगैरह नहीं है। तो ये पैसे कैसे कमाएगा? जो चीज़ पैसे नहीं कमा सकती वह देर सवेर दिवालिया हो ही जाएगी। उद्धरण चिन्ह, हमारे पास इनपुट बॉक्स, बबल बैकग्राउंड वॉल और कई दूसरी चीज़ें भी हैं। ये बारीक चीज़ें ही लोगों को बांधे रखती हैं। हमारा सॉफ्टवेयर छोटे पालतू जानवर भी पाल सकता है और उसके अपने मिनी गेम भी हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ कौन सा उनके सॉफ्टवेयर से ज़्यादा मजबूत नहीं है? श्रीमा ने अपने सॉफ्टवेयर की दिल खोलकर तारीफ की, जिससे नौवीं कंपनी का सॉफ्टवेयर बेकार लगने लगा। दूसरे व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, लेकिन श्रीमा, ऑनलाइन कई लोग कह रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर की जगह ले सकता है। ऑनलाइन टिप्पणियां अभी थोड़ी खतरनाक हैं और हमारी कंपनी पर कुछ नकारात्मक असर डाल सकती हैं। श्रीमा ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यह कैसे संभव है? मैं इतने सालों से इंटरनेट उद्योग में हूँ। क्या कोई नया इंटरनेट उद्योग में प्रवेश करने वाला व्यक्ति इसे मुझसे बेहतर समझ सकता है? जाहिर है, हमारा सॉफ्टवेयर युवाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त लगता है। वर्तमान बाजार में जाहिर है युवाओं का दबदबा है। जो युवाओं को नियंत्रित करता है वही बाजार के भविष्य को नियंत्रित करता है। उनकी कंपनी गेम बनाने में माहिर है, लेकिन वे चैट सॉफ्टवेयर में उतरना चाहते हैं। मैं बस इतना कह सकता हूं कि यहाँ पानी बहुत गहरा है और वे इसे संभाल नहीं सकते। जहां तक उन ऑनलाइन संदेशों की बात है, 10 में से 8 अफवाहें हैं जो उन्होंने खुद अपने नए सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए फैलाई हैं। उन्होंने अपनी कंपनी की तारीफ और हमारी कंपनी की बदनामी के लिए कुछ इंटरनेट ट्रोल्स को नियुक्त किया है। ये सब चालें हैं, मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं। इन पर ध्यान मत दो। जाओ जनसंपर्क विभाग से कहो कि वी ब्लॉग पर एक संदेश पोस्ट करें। बस एक मुस्कुराता हुआ इमोजी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।
उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है श्रीमान, मैं अभी नीचे वालों को बताता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा और कार्यालय से चला गया। पेंगुइन मुस्कुराया। मुस्कुराहट का क्या मतलब है? क्या पेंगुइन नौवीं कंपनी को जवाब दे रहा है? नौवीं कंपनी का क्यूचैट पेंगुइन के वीवी की जगह ले सकता है। पेंगुइन और नौवीं कंपनी के बारे में कई अफवाहें तुरंत ट्रेंडिंग सर्च में सबसे ऊपर आ गईं। टिप्पणी अनुभाग में राय मिश्रित थी, सभी ने अपने अपने कारण बताए। यह मज़ेदार है, पेंगुइन अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत करता है। जब वह दिन आएगा जब इसकी जगह क्यूचैट ले लेगा तो यह मुस्कुरा नहीं पाएगा। मैं वीवी का इस्तेमाल ही नहीं करता, इसका इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। ये हर मोड़ पर इसके लिए और उसके लिए शुल्क लेता है और विभिन्न हीरे अनंत हैं। चैट सॉफ्टवेयर को इतना आकर्षक बनाने का क्या मतलब है? क्या मेरा मुख्य उद्देश्य चैट करना नहीं है? इस बार मैं नौवीं कंपनी के साथ हूँ। पुरानी ब्रांड पेंगुइन कंपनी भी मुस्कुराई। लगता है नौवीं कंपनी का क्यूचैट वाकई उतना बढ़िया नहीं है। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं बस बिना सोचे समझे नौवीं कंपनी के साथ खड़ा रहूँगा। और किसी वजह से नहीं, सिवाय इसके कि वह जो कुछ भी बनाती है वह मुफ्त है। इन दोनों सॉफ्टवेयरों को लेकर ऑनलाइन चर्चा बहुत गर्मागर्म थी। इसी बीच कैंकियोंग विला में राजेश कुमार को एक अप्रत्याशित फोन आया। क्या हुआ? क्या बात है? बॉस, किंग ग्रासलैंड में आप जो चीज़ें चाहते थे वे बन गई हैं। आपके द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने के बाद निर्माण और भी तेज़ी से हुआ, अनुमानित समय से पहले। देखने के लिए आपके पास कब समय है? राजेश कुमार की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, इसमें विचार करने लायक क्या है? मैं कल चलूंगा। राजेश कुमार ने निमंत्रण दिया, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? जी बेई ने माथे से पसीना पोंछा और मना कर दिया, कंपनी में आजकल काफ़ी काम चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं अभी रुक जाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता था कि तुम उस तरफ का भी प्रबंधन करो। चूंकि तुम व्यस्त हो तो भूल जाओ, ये समय बीत जाने पर मेरे पास समय होगा। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। राजेश कुमार ने एक पल सोचा। हथियारों वगैरह का प्रबंधन करना उसके लिए थोड़ा अनुचित लग रहा था। उसने पहले कभी इनसे निपटा नहीं था। उसे अभी भी एक उपयुक्त तकनीकी प्रतिभा ढूंढनी थी। उसने अपना विचार बदला और कहा, छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है कि उस तरफ का प्रबंधन करना भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। बस कंपनी के कामों पर ध्यान दो। मैं किसी उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करूंगा। ठीक है बॉस, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे ढूंढ लीजिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया।